अगवा किया गया झूठे मुकदमे में, मैं बेगुनाह हूँ, बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया है, जिसको अब क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ लेके गए हैं, हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है। हम उनमें से नहीं है जो इलेक्शन से भागते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है, उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। सारी चीजें सियासतदानों को नजर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। शाह महमूद कुरैशी साहब बेशक पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में शुमार होते हैं, बाइज्जत इंसान है, चौथी नस्ल से ये सियासतदान है और आप पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र पे उन्हें हमेशा देखते हैं। इंतहाई हलीम है, इंतहाई अच्छे इंसान है, सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत बेतहाशा खूबियाँ इनके अंदर। मैं ज़्यादा अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे इनकी तारीफ़ के लिए, लेकिन जो कुछ आज इनके साथ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा ख्याल ये है कि इनकी सीनियरिटी को देखते हुए इनके एहतराम में पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था कि उन्हें जेल के दरवाजे से घसीट के जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी में फेंका गया, जिस तरह उनको धक्के दिए गए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात की कोई तुझी हो सकती है या इसको कोई एक्सेप्ट किया जा सकता है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। शाह साहब ने अगर कोई जुर्म किया था तो आपको ऑनरेबल तरीके से उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था और उनका ट्रायल होना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनकी जमानत हो चुकी है तो फिर इस किस्म की गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं बनता। तो मैं आज इस वाक़े की मजम्मत भी करता हूँ और साथ साथ शाह साहब से इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ कि शाह साहब के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अदालतें इस चीज़ को तस्लीम करेंगी और कल या परसों शाह साहब की जमानत हो जाएगी और अपने घर आएंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है और हर बार क्यों होता है कि एक शख्स एक बार वज़ीर ख़ारजा होगा और उसके बाद वो डेफिनेटली जेल के अंदर होगा और वो वज़ीर आज़म होगा और जब वो कुर्सी से उतरेगा तो फिर अडयाला जेल के अंदर उसकी मुलाकातें होंगी और उसके साथ यही सलूक होगा। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर पेश कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों खामोश बैठी हुई है, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कागजात NA 122 उनको चैलेंज कर दिया गया है। अब ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब के बाकी कागजात भी चैलेंज हो जाएंगे। तो क्या नहीं चाहती रियासत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि इमरान खान साहब इलेक्शन में शरीक हो सकें, और अगर इमरान खान साहब शरीक नहीं होंगे तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आदिल अब्बासी साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, मनीफ फारूक साहब, तीनों तारफ के मोहताज नहीं है, लिहाजा इन तीनों से बात करते हैं। नईम साहब की तरफ जाऊँगा मैं। नईम हैदर साहब ये फरमाइएगा, सर ये शाह साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन मैंने देखा कि जो वकला जिन्होंने उनको सपोर्ट करनी थी वो सब अपने अपने हलकों में, जैसे आप हैं, बाकी सब हैं, तो यूं महसूस होता है कि जिन वकीलों ने वकालत करनी है वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब शाह साहब हो या इमरान खान साहब हो, उनकी अदालतों के अंदर कौन मदद करेगा? बहुत शुक्रिया जी जवेद साहब। नहीं, वैसी बिल्कुल बात नहीं है। उनके तैमूर साहब वकील हैं और आज भी आपने देखा कि तैमूर साहब हों, अली बुखारी साहब हों, वो फ्रंट फुट पे आके उन्होंने सारे मुकदमात के अंदर वो पैरवी कर रहे हैं और आज भी छोटी बॉन्ड्स वगैरह वो लेकर खुद गए थे। और लेकिन बात यह है कि वहां पर MPs के तहत पहले पता चला जी कि ऑर्डर हुए हैं और जब वो ऑर्डर खत्म हुए फिर एक नए मुकदमे में जिस तरह से उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से तस्दीक की गई है, जिस तरह से उनको पकड़ा गया है, वो आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा। क्या ये तरीका है कि एक फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, और आप ये देख लें कि 9 मई के मुकदमे में उन्हें जो है नॉमिनेट करके आज यानी कि गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो 9 मई के हवाले से मेरा उनके साथ राब्ता था, शाह साहब के साथ, और उस वक्त वो कराची थे। और ये बता दें कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो आप साबित करें कि उन्होंने किसी जगह के ऊपर आकर कोई ऐसी बात की हो या कोई ऐसी जो है रिकॉर्डिंग जो है या कोई ऐसी चीज शवाहिद मिलते हो जो कि जोड़े कि जनाब उनके ऊपर आप FIR के अंदर नामजद करके उन्हें जिस भोड़े तरीके से आप गिरफ्तार कर रहे हैं
आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सवाए लेटर लिखने के कुछ भी नहीं किया। जिन अफसरान को लेटर लिखे गए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरीज हों या आईजीज हों, वो लोग ही एमपीओ के तहत या उन लोगों के घरों में दाखिल होकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उनकी खवातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, उस्मान डार के हवाले से आपने देखा, मोहन सलाई की जो क्योंकि आप लेट इस पार्टी में आए थे, लेकिन अगर आपको याद हो 10 मार्च 2022 की बात है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर पुलिस दाखिल हुई और उन्हें जेयूआई के जो उस वक्त के एमएनए थे, सेनेटर्स थे, साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 एमएनए थे, उनको ठीक ठाक किस्म की उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो गलत था। बहरहाल मैं दोबारा नईम साहब आपकी तरफ आऊंगा। मेहरबानो साहब ने हमें साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साहबजादी शाह महमूद कुरैशी साहब की। एक तो मेहरबानो, मैं आपके साथ अज़ार अफसोस करता हूँ, शाह साहब के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। इंतहाई बाइज़्ज़त सियासतदान है और उन्होंने असूल की सियासत की है और ये पुलिस की तरफ से ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं कंडेम पहले भी कर चुका हूं, आपके सामने भी कर रहा हूं। लेकिन शाह साहब से आपका राब्ता हुआ है उसके बाद? नहीं जी, हमारा राब्ता नहीं हुआ है, ना ही हमें मालूम है कि वो इस वक्त कहां पर है, ना ही उन्हें किसी थाने लेके गए हैं, ना उन्होंने किसी कोर्ट में पेश किया है रिमांड के लिए अभी तक। तो इस वक्त जहां तक हमें मालूम है, क्योंकि हमें कोई कागजाती कार्रवाई नहीं हुई, हमें कुछ नहीं बताया गया, मैं तो कहूंगी कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उन्हें अफवाह किया गया है, क्योंकि इस वक्त हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो हैं किधर। और आपका कोई राब्ता नहीं उनसे और ना ही किसी वकील का एक्सेस है उन तक? नहीं, हमारे वकीलों को, मैं सारा दिन उनके साथ ही थी, उनको भी नहीं पता। हम सब पूछ रहे हैं, हमें तो बल्कि यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि उन्हें जो है अब मीडिया से पता चल रहा है, जो जर्नलिस्ट भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे पता चल रहा है कि हर कोई कह रहा है कि कोई GHQ हमला केस है, उसके अंदर उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि बिल्कुल एक और ताज्जुब की बात है, हैरानकुन बात है, क्योंकि जब जून में हमने 6 जून को लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की थी कि हमें बताया जाए कि उन पे कौन कौन से किस किस केस में FIR हैं, तो तब उन्होंने कहा था कि पिंडी में किसी केस में नहीं है। तो अब या तो 6-7 माह बाद इन्हें याद आया है कि इनको इस FIR में डालें, और हालांकि सब जानते हैं और वो खुद रिकॉर्ड पे भी हैं, कह चुके हैं कि वो तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे 9 मई को, ना 10 को तो यहाँ आ गए थे, 9 मई को वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो ना तो वो वहां थे, ना पहले उनको ख्याल आया उनको FIR में डालने का। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है, बहाने से आने बहाने किसी तरह उनको पाबंदे सलासल रखने की कोशिश है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप ये जो आज का सलूक है पुलिस का, आप इसे चैलेंज करने लगी है अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? जी, अभी तो देखें, हम ECP गए हैं, क्योंकि इस वक्त वो हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से वो आजाद हैं, ही इज अ फ्री मैन उनकी, और हमारे तक तो कोई नॉलेज में किसी चीज में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उनको अगवा किया गया है, इसीलिए हम ECP गए हैं और हमने चेयरमैन साहब को बोला है कि आप उन्हें बाजियाब कराएं और उस पर एक्शन लें, क्योंकि ना सिर्फ कि वो एक खुद नुमाइंदा है, कैंडिडेट है इलेक्शंस के लिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, एंड आवर वाइस चेयरमैन हैज बीन अबडक्टेड। और ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, क्या इस माहौल में मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन हो सकता है या होता नजर आ रहा है लोगों को? अच्छा, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमिश्नर का रवैया आपके साथ ठीक था? जी, आज तो हम किसी को मिल ही नहीं पाए। हम जब गए तो उन्होंने कहा कोई है ही नहीं आपकी दरखास्त देने के लिए, तो हमने कहा हमने सिर्फ दरखास्त दायर करनी है, हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, आप वहां पे कोई सेक्रेटरी असिस्टेंट कोई भी होंगे। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि जो हमारा डाक खाना है जहाँ पे वो रिसीव करते हैं, वहां पे आप जाके दे दें। पहले तो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, तो चेयरमैन साहब से हम क्या मिलते, हमारी इतनी पहुंच नहीं। अच्छा, ये फरमाइए, जब वहां पे क्योंकि आप मौजूद थी जब उनको ज़ाहिर है उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, तो क्या ज्यादा उनको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी या ज्यादा धक्के दिए गए थे? ये शुक्र है चोट नहीं लगी है, मगर जिस तरह वो धक्के दे रहे थे, मैं तो यही सोचती हूँ, मैं जब भी अपने दिमाग में मैं उसको रिप्ले करती हूँ उन इमेजेस को, मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो गिर जाते तो उनको बहुत चोट आ सकती थी। जिस तरह जिस बदतमीजी से
जिस बदतमीज अंदाज से उन्हें धक्के दिए गए और उनकी तजलील की गई, ये सिर्फ एक सीनियर सियासतदान नहीं है। आप छोड़े उनका उम्र का लिहाज, उनकी सीनियरिटी सियासत में, उसका सबका लिहाज, ये सिर्फ आप सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही। इस बात को देखिए, वो आपके वजीर खारजा रह चुके हैं 2 बार, वो 8 मतलब 11 मरतबा मुंतखब हो चुके हैं इन्हीं असेंबलीज में। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है। वो एक ऐसे सियासतदान है कि उनके मुखालफीन भी कहते हैं कि इन्होंने आज तक किसी से ना कोई बदतमीजी की, ना सख्त रवैया रखा, ना कोई जर्नलिस्ट कह सकता है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई जो पुलिस वाले जिनके साथ वो पिछले 4.5 माह से कहरे तन्हाई में पाबंदी सुलासिल है, जाके पूछे कि क्या रवैया रहा है शाह साहब का। इससे ज्यादा तहजीब वाला इंसान नहीं होगा। और उस बंदे के साथ, उस शख्स के साथ आपने इस तरह बदतमीजी की, और किस लिए? क्या उन्होंने कभी आज तक रेजिस्ट किया है कोई अरेस्ट? कभी भी नहीं। जब 9 मई के बाद उनको अरेस्ट करने आए, वो अपने अरेस्टिंग ऑफिसर का हाथ में लाके उनको सलाम करते हुए उनके साथ गाड़ी में बैठे। हाँ, कभी उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। आज भी वो रेजिस्ट नहीं कर रहे थे अरेस्ट। वो कह रहे थे कि जब तक मैं अडियाला जेल की हदूद में खड़ा हूं, मैं एक आजाद आदमी हूं और मैं मीडिया से मुखातिब होना चाहता हूं, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, उसके बाद बेशक मुझे अरेस्ट करें। इसलिए वो आगे एक कदम नहीं बढ़े। उनको पता था वो आगे बढ़ेंगे तो उनका अरेस्ट जो है वो मुतवक्के। He was prepared for it। और उनको कोई इससे, उन्होंने कहा मुझे कोई गिला नहीं है, मैं जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है और मैं तैयार हूं इस सब के लिए। वैसे आखिरी सवाल आपसे, ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? जी आप पता करें, आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। मेरे वालिद को शायद पता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इस वक्त रियासत पाकिस्तान है जो कर रही है। रियासत पाकिस्तान को एक केयर टेकर, गैर आईनी केयर टेकर सेटअप चला रहा है, जो 133 दिन हो गए हैं शायद, मेरे ख्याल में 90 दिन की वो हुकूमत थी। तो ना इस वक्त उनके पास कोई लीगल अथॉरिटी है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है कि जिसके तहत वो बैठे हैं, जिसके तहत वो ये अहकामात जारी कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारा जबर हो रहा है। और मैं सिर्फ आज कौम को ये याद दिलाना चाहूंगी, आखिरी चीज, आज 27 दिसंबर है। आज वो दिन है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस दिन शहीद किया गया। और आज और सबको याद करना चाहिए, खास तौर पे पीपीपी को। आज पीपल्स पार्टी को इस पे आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो अगर आज जिंदा होती तो वो अगर उनके मुखालिफ के साथ भी होता तो वो कहती ये सही। बिल्कुल ठीक। मेहर बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा जी, आप छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आदिल भाई साहब, ये एक इंसिडेंट है, बड़ा बुरा इंसिडेंट है और ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में सियासत का जो तर्ज है वो बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी टाइप के जैसे राउंड अबाउट पे घूम रही है सियासत और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन माजी अगर देखा जाए तो 10 मार्च 2022 है और JUI के लोगों को, और वो MNAs थे, उसमें से सेनेटर्स थे, पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे तोड़ के उनको अंदर से निकाला गया था। इमरान खान साहब का दौर था। तो फिर अगर आपके दौर में ये होता रहा तो उसके बाद अब आपके दौर में भी होगा। जी चौधरी साहब, ये पहले तो काबिल मजम्मत बात है, ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात है, वो 2 दफा साबिक वजीर खारजा रहे हैं मुल्क के और उनको बेहतर तरीके से भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता था इसके अलावा। और दूसरी चीज ये कि जो कुछ भी हुआ है उससे विक्टिम कार्ड खेलने में PTI को और आसानी मिलेगी, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन और स्ट्रांग होगी। फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है जिस तरीके से भी हुआ है, और इसकी मजम्मत। लेकिन जिसकी एक मिसाल आप दे रहे हैं मार्च 2022 की, इसे पीछे थोड़ा और पीछे चले जाएं। मरियम नवाज साहब कमरा तोड़कर जो है वो अंदर जो है वो गए, हथकड़ियां लगा के जो है वो मियां साहब जो है वो जहाज में गए। जरदारी साहब की मिसाल आपके सामने है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आई कैन गिव यू कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता रहा। बेहतर होता कि अगर अपने दौर में इन लोगों ने इसकी बाबांगे दोहल मुखालफत की होती कि यार ये हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन इस हद तक पुलिस को नहीं जाना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूं। आज अगर आप और मैं अभी ये स्टांस लेके बैठे हुए ना, हम तो ले रहे हैं कि जी हम ट्वीट भी करते हैं, हम बात भी करते हैं, तो अगला ऊपर से एक वीडियो उठा के दूसरी लगा देता, वो कहता है यार ये जब हुआ था तब आप क्यों खामोश थे? हालांकि हम उस वक्त भी खामोश नहीं थे। अब देखिए TLP के लोग लगा रहे हैं ना वीडियोस, मुसलसल तो एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका है पाकिस्तान के अंदर कि अगर नेशनल डायलॉग ना हुआ या एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के अपने लिए रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनाए फ्यूचर में, तो ये एक विशियस साइकिल है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ सीखा है। और मुझे लगता है
कि इस इलेक्शन के बाद ये डिवाइड और बढ़ेगी। ये सिर्फ उसी सूरत रुक सकती है कि जब, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब खुद जो पावर में पार्टी होंगी या पार्टीज होंगी वो और पीटीआई आपस में बैठ के अपने रूल्स ऑफ द गेम तैयार करें, आगे अब ऐसे बढ़ना है। भाई साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं माजर चाहता हूं, थोड़ा सा लेट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप क्योंकि खुद एंकर हैं, आपको मजबूरियों का अंदाजा है। तो मनीष साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो मेरा नहीं ख्याल कि अगला जो इलेक्शन होगा उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी या उसके बाद स्टेबिलिटी आ सकेगी पाकिस्तान में। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि दोनों ही बातें, जिस तरह आपने फरमाया कि क्रेडिबिलिटी और इस्तेकाम, देखिए बहुत एहतराम के साथ शायद मेरे पर इस बात पर कोई बरहम भी हों लोग, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो शायद इस इंतखाब की अब रही कोई नहीं, मुझे तो कम से कम फ्रैंकली अभी नजर कोई नहीं आ रही। और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जी, और दूसरी बात यह है कि मुझे आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई इस्तेकाम भी नजर नहीं आ रहा। मतलब इशू ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, मेरे ख्याल में अगर पूरी तहरीके इंसाफ के दोस्त जितने वहां पर हैं उनका अगर मुआवजा किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब निहायत केयरफुल हैं, वो बड़े मेटिकुलस हैं अपने अल्फाज के साथ। उन्होंने कभी फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, किसी मुक्तदरा के खिलाफ कभी कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वो 2 दफा फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और बड़े जीरक सियासतदान हैं, उन्हें पता है किस तरह से कंडक्ट करना होता है खुद को। वो तनकीद में भी एक खास हद तक जाकर उससे आगे वो कभी नहीं गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की एक्चुअली जो गिरफ्तारी है या जो आज जिस तरह जो कुछ हुआ, वो बदकिस्मत एक एलिमेंट है, हमारे सामने है। लेकिन मुझे अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि ये सिलसिला, इसमें कितनी सख्ती है या इसमें कितनी ज्यादा तलखी है, और इसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात नहीं कर रहा, और बहुत से लोगों की या खुद इमरान खान साहब की कुछ सियासी गलतियां भी हो सकती हैं, बल्कि हो नहीं सकती, मैं समझता हूं है, क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन तो किसी चीज की भी नहीं दी जा सकती, और किसी भी गैर कानूनी काम की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि एक सहाफी में और एक कैंपेनर में फर्क होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बात को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसके फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूं और फैक्ट्स के ऊपर अपना तज्जिया दे सकता हूं। मैं लाठी भाले के साथ जाकर कैंपेनिंग नहीं कर सकता किसी के हक में या किसी के खिलाफ। आज जो हो रहा है उसके अंदर बड़ा क्लियर सा माहौल है कि रियासत का एक फैसला है, रियासत के अंदर एक जो ताकत है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, और उनसे जब हम किसी बारे में, आप जाते हैं, आदिल अब्बासी जाते हैं, हमारा काम ही सारा दिन यही होता है कि एक्सेस लेना, लोगों से मिलना, पूछना, बात करना, सेंटिमेंट लेना क्या हो रहा है। तो जब ये कहा जाता है, मैंने लफ्ज ये तीसरी दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि भाई इस दफा तो मिसाला बड़ा तेज हो गया, ये तो मुंह जल रहा है खाने वालों का भी, और गालिबन जिन्होंने मिसाला बनाया होगा उनके हाथ नहीं जले होंगे। तो उसका जवाब शायद ये मिलता है कि इंसैनिटी भी तो उसी लेवल की हुई थी, जितना जहरीला मर्ज होगा उसके लिए दवा भी उतनी कड़वी बनेगी। तो फिर 9 और 10 मई का वाकया इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, जब वो नहीं हुआ तो फिर जाहिर है उसका रिएक्शन भी वो नहीं होगा। वो फिर अब उसके ऊपर आर्गुमेंट, आप चौधरी साहब आप मुझसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, साहिब इल्म है, तो आप लड़ाई तो नहीं लड़ सकते ना जी किसी जगह जाके। आपने एक आर्गुमेंट लेकर या एक बात करके आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, खबर लेनी होती है। तो मैं तो इस हवाले से पहले भी, जब हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त काफी मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, मैंने तो जब पिछले साल अक्टूबर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त भी कहा कि इमरान खान साहब ने जो कर दिया है बदकिस्मती से, अब पता नहीं वो किस रौ में थे, हालांकि निहायत मकबूल थे और मकबूलियत उनकी रही है, तो अब वो जिस लेवल पर चले गए या जो उन्होंने कर दिया उसकी माफी नहीं मिलेगी। और ये तो 9 मई तो बाद का इवेंट है, मैं तो उससे पहले लिख भी चुका, बोल भी चुका मुतादिद प्रोग्राम्स के अंदर। तो मैं तो अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि वो इंफॉर्मेशन जो कि उस वक्त मेरे पास थी बहैसियत एक सहाफी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही। नहीं माजर साहब आपकी तरफ आना। सर देखिए, जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है ना सर, ये 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई रिमांड निकला था या उनको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी तो मेरा ख्याल है उनके पास एक ऑप्शन था कि चुप करके खामोशी से पुलिस वैन में बैठ के चले जाते। और इसमें मैं अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल देता हूं, 7 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 4 जेलें उन्होंने बर्दाश्त की, 78 दिन वो जेल के अंदर रहे
वो एक जेल से निकलते थे, जब बाहर आते थे तो गाड़ी बाहर खड़ी होती थी, चुप करके उसके अंदर बैठ जाते थे और फिर उसके बाद दोबारा जमानत होती थी, फिर वो बाहर निकलते थे, फिर उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठा लिया जाता था और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकला कि वो चुप करके अपने घर में आज बैठे हुए इत्मीनान के साथ। तो ये आपकी पार्टी के अंदर एक मिसाल है, आप इस मिसाल को कैरी कर सकते थे, शाह साहब भी कैरी कर सकते थे, तो आज उनके साथ ये सलूक ना होता अगर वो चुप करके बैठ जाते तो। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसके ऊपर आपको जरूर जवाब दूंगा। शाह साहब बड़े जो है वो मैंने देखा है दौरान समाज, जब साइफर केस की समाअत थी तो बिल्कुल उठ के खड़े हो गए और अदालत को ये कहा कि मैं या खान साहब हम भाग नहीं रहे, हम मुकदमा फेस करेंगे, चाहे मुकदमा झूठा हो, चाहे जैसे आपने मुकदमा चलाना है, लेकिन जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो साइफर के रूल्स हैं, जो चीजें मुझे पता है मैंने बतानी है यहाँ पर, और जो मेरे हद तक मेरे ऊपर एलिगेशंस हैं या खान साहब के ऊपर उनका हक है, लेकिन अगर वो हक ही नहीं दिया जाएगा या उनके साथ गैर कानूनी तौर पर एक कार्रवाई की जाएगी तो वो किसी सूरत कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। अब बात यह है कि शाह साहब अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं। इससे पहले भी शाह साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भागने के लिए, मैं बिल्कुल जो है खान साहब का साथ छोड़ूंगा या मुझे जो है मैं भी डील करने के लिए तैयार हूं या मैं भी कोई बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं या मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैनशिप से जो है उन्होंने कहा जी मैं डट के खड़ा हूं। इसी तरह आपने देखा होगा कि परवेज या जितने लोग जो इस वक्त सारी मुसीबतें ज़ुल्फ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, कत्ल के मुकदमात बनाए गए हैं, साजिश के मुकदमात बनाए गए हैं, मुल्क के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने बड़ा जुर्म कर दिया। पहली मर्तबा नहीं हुआ सर पाकिस्तान में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी लग गए, मियां नवाज शरीफ साहब को 6 मरतबा जेलें बर्दाश्त कर चुके हैं, सारे वज़ीर आज़म जो सिविलियन थे वो जब भी इक़्तिदार से निकले हैं उनके साथ यही हुआ है और उसके साथ पूरी पूरी लाइन लग जाती है पूरी पूरी कैबिनेट की। आपके साथ पहली मरतबा हो इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है इसकी। देखिए बात ये नहीं है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई केस हमारे ऊपर है लीगल बनाएं, अगर आपने इलीगल बनाए हैं 100 बनाया है 200 बनाया है हम फेस फिर भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि लोगों को अगर उनके ऊपर केसेस बनाए हैं तो वो अदालतों से बरी होंगे और जब किसी फॉरन के ऊपर भी मामला जाएगा, जैसे आपने देखा कि साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो फौरन बेल होगी और ऑब्जर्वेशन भी देखी जो सारे प्रोपेगेंडे किए जाते थे कि ओरिजिनल साइफर था जी। ये बात आप ठीक है सर, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। जाहिर अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है तो कुछ ना कुछ जैसे कि आदिल अब्बास साहब ने कहा कि फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आदिल अब्बास साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर आया है, आज उन्होंने 10 निकात पेश किए हैं बिलावल साहब ने और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब की तकरीर भी थी और ऐसे महसूस होता है जैसे वो 16 महीने या 18 महीने जो हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। अगर होती तो इन 10 निकात में से 1-2 नुक्ते पे अमल तो हो जाता पाकिस्तान में। देखिए पीपल्स पार्टी का एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के आने से पहले जैसी भी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस हो उसको ये यकीन था कि हमारा और पीएमएलएन का मुकाबला है, हम दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे तो मार्शल लॉ आ जाता है इस मुल्क में या वो होगा। तो पीटीआई के आने के बाद उनका ये मसला बहुत बड़ा मसला बन गया। अब उनके सामने एक नहीं 3 लेयर्स, एक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट, फिर पीएमएलएन, पीटीआई, ये 3 फेजेस से गुजर के उनको पावर में फेडरल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। पीटीआई के आने के बाद जो है वो पॉलिटिक्स भी जरा और डिफरेंट हो गई। जरदारी साहब के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, वो प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा उस पर बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकलिज्म वैसे डील मेकर हैं वो। और बिलावल साहब का दिल चाहता है कि मैं आइडियोलॉग बन जाऊं, आइडियोलॉजी को फॉलो करूं, आइडियोलॉजी पे जाऊं, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह यह है ना उसके लिए कोई जमातें तैयार हैं ना इदारे तैयार हैं। तो मुझे यह लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो एक कंफ्यूजन का शिकार है। एक दिन अचानक से जरदारी साहब को जब महसूस होता है कि अब हम चूंकि पावर में नहीं है तो बिलावल साहब को अपने आइडियाज मार्केट में शेयर करने की भरपूर इजाजत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है हम पावर में आने लगते हैं तो वो कभी उसे बच्चा कहने लगते हैं, कभी उन्हें कहते हैं कि अभी वो नाबालिग हैं, अभी मैच्योर नहीं है, अभी उनको टाइम लगेगा और ये करते हैं सारी। अगर आपने पीपल्स पार्टी की एक जरा कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए समझनी हो तो ये समझ लें कि इससे पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। हमारे दोस्त सरफराज भुट्टी साहब जैसे ही बलूचिस्तान गए उनकी सिंध और बलूचिस्तान की फील्ड तो लेवल की थोड़ी सी लेवल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इतनी अनइवन हो चुकी है फील्ड कि उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो दोनों पार्टियां भी नहीं मांग पा रही जो 2 बड़ी पार्टियां हैं। तो वो कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। जैसे ही पावर में ये इलेक्शन होगा मुझे लगता है वो पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद बनाने को तरजीह
देंगे और ये उसूल और नजरियात सारे जो है वो बिल्कुल सही। मनीष साहब, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना लीड ले रही है इस मामले में, उन्होंने अपना मंशूर भी जारी किया, जलसे भी किए, पब्लिक में भी गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी तक मंशूर नहीं आया और किसी जगह उन्होंने पब्लिक गैदरिंग नहीं की। कोई इनसिक्योरिटी है इनके अंदर या वो समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में चौधरी साहब जो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तो चले वो कहते हैं जी हमारा पार्लिमानी बोर्ड चल रहा था, लेकिन बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून ने जलसे करने हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम लीग नून जितने शदोमत से, जितनी ताकत के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ पहले इंतखाबी मरलों में जाती रही है, इस दफा मुस्लिम लीग नून का वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब की जब वो वतन वापस तशरीफ लाए उससे पहले भी कम से कम वो क्लैरिटी का एलिमेंट नहीं था उनके बयानिए के अंदर भी। वो वापस आए, उन्होंने तकरीर की, अच्छा जलसा, बड़ा जलसा हो गया, उन्होंने बातें वही की जिस तरह से उनकी हुकूमत उस वक्त गई थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी किसी भी उनके जो रहनुमा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से मासिवाए एक दो के नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट है या मुस्लिम लीग नून बहुत जबरदस्त इंतखाबी मार्का मारने जा रही है। जहां तक ये जो पूरे मैनिफेस्टो की बात है या जो उन्होंने पॉइंट्स देने हैं, वो तो बेसिकली बात घूम फिर कर उधर ही आती है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उस तरह का वज़ीर आज़म बनना है जो कि एक रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस में रिड्यूस्ड पावर के साथ इक़्तिदार में आएंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब रिवायती तौर पर तो 3 दफा इक़्तिदार में रहे, असर्ट करना भी जानते हैं और असर्ट करना उनकी आदत भी है। मसले भी इसी वजह से बनते हैं मुक़्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी सूरत हाल में कंट्रोल्ड हुकूमत में दोबारा हुकूमत लेना चाहेंगे? एक ऐसी हुकूमत जो कि खास तौर पर इलेक्शन हो जाता है अगर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा क्रेडिबल इलेक्शन होगा। एक मुतराजा इलेक्शन होगा, पकड़ दकड़ का इलेक्शन होगा, पंजाबी में जैसे कहते हैं पानतोड़ का या तोड़ फोड़ का इलेक्शन होगा। तो उस इलेक्शन के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब जिस हुकूमत पे बैठेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या वो वहां पर हुकूमत करना चाहेंगे? और अगर करेंगे तो कितने इख्तियार के साथ करेंगे? और अगर इख्तियार कम होगा तो फिर क्या उनकी लड़ाई होगी एस्टेब्लिशमेंट से या नहीं होगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम केयरफुली अभी असेस कर सकते हैं, लेकिन शायद आने वाला वक्त बहुत कुछ बता देगा। ठीक, बासी साहब कुछ कहना मेरे ख्याल है एक जो पीएमएलएन के अंदर इस वक्त बात चल रही है वो ये चल रही है कि अगर तो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ा तो फिर हम मियां साहब, लेकिन इत्तेहाद अभी बन नहीं रहे ना, आईपीपीस के साथ सेटलमेंट हुई। वो तो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं। अगर इलेक्शन में वो अक्सरियत नहीं ले पाते और उनको इत्तेहाद बनाना पड़ता है और वो कुछ करना पड़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर पीएमएलएन की प्रायोरिटी ये होगी कि वो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बने, और शायद उनकी भी ये तरजीह हो, क्योंकि इस दफा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें फील्ड से नुकसान है, जो मैच में फील्ड बन जाए, इस दफा उन्हें जो है वो रन आउट होने का भी खतरा है ना, क्योंकि आपकी दो तरफ लड़ाई नहीं चल सकती साथ। तो इतने जिस तरह वो असर्ट करते थे अब वो हालात नहीं है। असर्ट करते थे तो पीछे पीपल्स पार्टी होती थी, इस दफा असर्ट करेंगे तो पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि वो इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनने को तरजीह नहीं देंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई अक्सरियत आती है तो वो बन जाएंगे। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि अब पीएमएलएन के लिए भी जो है वो अब चाहे वो जिस तरह से भी मामला चल पड़े, ये जिस तरह भी बात हो रही है कि ये क्रेडिबिलिटी जब क्वेश्चन होगी तो अपनी गवर्नेंस के लिए उस तरीके से असर्ट करना मुमकिन नहीं रहेगा। वो अथॉरिटी इस इलेक्शन से लूज हो जाएगी जिसमें आप पूरे कंट्रोल के साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी चाहेगी और मॉरल अथॉरिटी भी जाएगी, दोनों अथॉरिटी उसका नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ये केयरफुली जाएंगे कि अगर मेरे पास अक्सरियत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो शहबाज साहब को या किसी और को आगे कर देंगे। नहीं, महबूब साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन मैंने वक्फा लेना है और सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जब सारी पार्टीज ही मंशूर दे रही हैं तो आपका मंशूर कहां है? आप किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नहीं, मतलब सब सूरत बड़ी दिलचस्प है कि आपका बल्ला कभी जा रहा है कभी आ रहा है, कुछ चेयरमैन है या नहीं है, और ये सारा दूसरा उम्मीदवार है या नहीं है। 2434 लोगों ने आपके कागजात भी जमा करवा दिए। इस सारी कंफ्यूजन और क्यास के साथ साथ एक कंफ्यूजन और क्यास ये भी है कि अभी तक आपका मंशूर नहीं आया, तो किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश चौधरी साहब। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के विजन के साथ, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि इस मुल्क को हकीकी आजादी दिला के छोड़ूंगा, या इस कौम की जो आखिरी उम्मीद है वो इमरान खान साहब, पूरी कौम जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। आजादी बेसिकली आपका मंशूर है। हो रही थी जो बात यहाँ पर हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ इत्तेहाद करके वजीर आजम बनेंगे,
तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि जो ये मर्जी कर लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो 2/3 से आ रही है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रोकना जो है वो नामुमकिन। देखिए सर, आप करके 3/3 के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि मंशूर क्या है, करेंगे क्या आके? देखें, इस दफा जो लोग हैं ना, वो अपने जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है ना, उसका बदला लेंगे। मंशूर की हद तक जो बात है वो आपके सामने बाकायदा तौर पर आएगी, लेकिन बात यह है कि वोट जो है वो पीएम बदला लेने के लिए आ रहे हैं जी। बेसिकली आप बदला लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बदले की बात यह है कि मुल्क के अंदर सबसे अहम चीज यह है कि आपने देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 16 महीनों में क्या हुआ, किस ट्रैक पे मुल्क था। इमरान खान साहब गरीबों की, मासूमों की, जो बीमार आदमी है उनकी, हर जगह पर आपने देखा कि उन्होंने वेलफेयर के हवाले से उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। और लोग समझते हैं कि अगर मुल्क को बचा सकता है तो वो इमरान खान है। इमरान खान कोई अपनी जाती इंटरेस्ट बैंक बैलेंस के लिए ये नहीं कर रहा, बल्कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए। लेकिन नहीं सर, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं, आपको मैंडेट, हैवी मैंडेट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आप इक्तदार में आके करेंगे क्या? आखिर आपका कोई मंशूर होना चाहिए ना। पार्टी का मंशूर होता है जी हम आएंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली सस्ती कर देंगे, मुफ्त कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा 30 लाख नौकरियां भी 30 लाख घर होंगे, बहुत सारी चीजें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही। तो आप क्या करेंगे आके? सर मेरा सवाल यह है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ के हवाले से काम करूंगा। क्या हेल्थ कार्ड नहीं बने, पनाहगाहें नहीं बनी? इमरान खान साहब ने एजुकेशन के हवाले से बात है। मैं सिंपल आपसे नहीं मैदर साहब, मेरे सवाल पे गौर करें। मैं ही कह रहा हूं कि इस बार भी आपको इक्तदार मिल जाता है, करेंगे क्या? मंशूर तो आपका है नहीं कोई। मंशूर देखें, इनके पास मंशूर क्या है? हमारे पास तो मंशूर है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने अपने आपका मसला हल कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो। अच्छा बंजोता साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जरूर। बंजोता साहब, चॉइस साहब कहना चाह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ मंशूर की है। अच्छा, पंजाबी उर्दू की वजह से मसला था। ये जनाब सानू मैंने समझ आ रही है तुसी जेडी गल कर रहे हो। मैं ही कह रहा कि हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमारे का जो शेड्यूल है वो आपके सामने आ जाए। आप बिजली फ्री कर देंगे, लोगों को नौकरियां दे देंगे, जेलें खाली कर देंगे, सारे पॉलिटिकल केसेस खत्म कर देंगे, हकीकी आजादी अमेरिका को आंखें दिखा देंगे, चीन के साथ ताल्लुकात खराब क्या करेंगे क्या? सर मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, बात यह है कि हम चीन के साथ हमारे ताल्लुकात, आपने देखा कि क्या इमरान खान साहब ने खराब किए, और अमेरिका के हवाले से भी खान साहब ने यही कहा था कि हम बराबरी की बुनियाद के ऊपर बैठ सकते हैं। कोई हमें कर्जा देकर हमें गुलाम ना बनाए कि बाहर से कोई लेटर भेजे और हम अपनी हुकूमत को कर्जा नहीं लेंगे, हम फिर कर्जा नहीं लेंगे और बराबर कर देंगे ताल्लुकात को सबको। ये नहीं, मनीफ फारूक साहब की तरफ जाने दें। नईम साहब, वैसे आप अपनी पार्टी से या खुद से पूछें जरूर कि मंशूर जरूर होना चाहिए। मनीफ साहब, ये बेसिकली एक कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी और बाकी पार्टीज के अंदर भी कि इक्तदार में तो आना है, लेकिन करना क्या है? वो बात ये जी, नहीं, पंजोता साहब तो खैर हमारे भाई हैं और बड़े जबरदस्त वकील हैं। हम तो इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। मेरे भी भाई इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ जी, हम तो इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और ये इलेक्शन जरूर, अगर लड़ रहे हैं तो जरूर जीतते हैं। अब इसमें सिर्फ मेरा सवाल ये है कि अभी पंजोता साहब ने फरमाया कि जी हम पाकिस्तान, ये हम आ रहे हैं और हम आके बदला लेंगे अपने साथ जातियों का। पहले तो ये बता दें बदला लेना किससे है, ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। दूसरा ये उन्होंने कहा आजादी दिलवाएंगे, तो आजादी भी किससे दिलवानी है, ये दो चीजें जरा क्लियर कर दें ताकि जरा मसला, बाकी मंशूर वगैरह का पता लगता रहेगा। सर वो हुकूमत से मसला ज्यादा गहरा कर दिया, उसको गंभीर बना दिया। जी मैं बताता हूँ जी, बात ये है कि आजादी या जहाद की बात जो की गई थी, खान साहब से ये सवाल अंदर भी किया गया जब JIT आई, तो उन्होंने कहा जी की बात यह है कि आजादी का मतलब ये है कि हमारे इदारे आजाद हों, ऊपर से फोन कॉल्स ना आए इलेक्शन कमीशन को कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसका बल्ले का निशान ले दो, इसको जो है वो इनके ऊपर पाबंदियां लगा दो, या जो हमारे इदारे आप इलेक्शन कमीशन बंद कर देंगे सर, खत्म कर देंगे, तो हमारे हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देने का हक हो। जमहूरियत ये नहीं होती कि आप जबरदस्ती लोगों से उनसे, या आप इलेक्शन कमीशन खत्म कर देंगे या टेलीफोन पर पाबंदी लगा देंगे कि फोन नहीं होना चाहिए, यही हो सकता है। फोन करता है पाबंदी लाएंगे।
वहां पर ये ना हो कि नाम लेने के हवाले से पाबंदी हो कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता या सहाफियों को उठाया जाएगा। सर ये या इस इमरान शो में साहब- 14 मरतबा बल्कि नहीं 400 मरतबा इमरान खान साहब का नाम लिया सर। जी सर, सर इसी शो के अंदर 400 मरतबा हम इमरान खान साहब का नाम ले चुके हैं सर। पाबंदी कहां है? देखिए बात यह है कि पाबंदी जो है, आप नाम बोल तो सकते हैं, क्या आप खान साहब की स्पीच दिखा सकते हैं? क्या आप नीचे लिखा हुआ दिखा सकते हैं कि इमरान अहमद खान न्याजी लिखा हो? आप बानी चेयरमैन पीटीआई कहेंगे? सर आपके दौर में सबके ऊपर पाबंदी थी सर। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे ना साइफर के मुतालिक पूछ रहे हैं, क्योंकि साइफर इतनी सीक्रेट, सर साइफर इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर नहीं किया जाता, और उसके आप उसको डिकोड करके उसके कोई नोट्स बनाते हैं, और वो नोट्स आप जो है वो लहरा के उस पर बात कर सकते हैं टॉक शो में भी और ये जलसे में भी। आप उनसे मंशूर पूछ रहे थे, मैं समझा साइफर का सवाल हो रहा है, वो जवाब ही साइफर का। मसला ये चॉइस साहब, इनका मसला नहीं है, तमाम जमातों का इस वक्त मसला। मैं आपको बताता हूं, रीजन ये है सीरियस क्राइसिस कि पीएमएलएन ने भी यही नैरेटिव लिया कि 17 में हमें ना निकालते तो ये ना होता, वो ना होता, वो ना होता, और उनका बयानिया सिर्फ मजलूमियत है। पीटीआई का बयानिया सिवाय मजलूमियत के दूसरा कोई इस वक्त मंशूर उनके पास है। क्या मसला आपको बताएंगे कि उन्होंने जो है वो कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिफॉर्म्स कर दी थी पाकिस्तान में जो अब आके करेंगे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो बेशक, मैं इस मामले में हमें यह दाद देनी पड़ेगी कि लेजिस्लेशन के मामले में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद वो एनएफसी तो करा लेते हैं, लेकिन जब पीएफसी करने की बारी आती है सूबे में तो उस पर इंप्लीमेंट नहीं होता। तो मंशूर जो है वो पहले तो इसकी थोड़ी बहुत जरूरत होती थी, अब मजलूमियत चाहिए आपको इलेक्शन जीतने के लिए मंशूर। तो सारे ये मसला। वैसे एक और चीज भी चॉइस, आप खुद भी, मैं क्योंकि सर्वे कर रहा हूं, लोगों से जाके मिल रहा हूं, बाहर शोज भी कर रहा हूं, आप खुद भी लोगों से बात कर रहे होंगे, लोग भी सिर्फ मजलूमियत की बुनियाद पर यहाँ वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, यहां पर मंशूर कोई नहीं पूछ रहा। हमदर्दी का वोट है, हमदर्दी का वोट है। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।